नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। पीओके में प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के समझौते के दावों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों ने 23 जुलाई को सरकार के खिलाफ बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है। उन्होंने बंद प्रदर्शनकारियों की रिहाई की भी मांग उठाई है। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के नेताओं ने दो टूक कहा है कि उनकी सरकार के साथ किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं बनी है। जैक ही पीओके में जारी विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रही है। संगठन ने समर्थकों से एकजुट रहने और 23 जुलाई के कार्यक्रमों की तैयारी करने को कहा है। उन्होंने इस दिन को आंदोलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन बताया है। इससे पहले जैक ने सेंट्रल अंजुमन ताजिरान मुजफ्फराबाद के 22 जुलाई को बुलाए गए शटडाउन का पूरा समर्थन किया। दरअसल जैक ने 21 जुलाई तक पाकिस्तान सरकार को अल्टीमेटम दिया था, लेकिन मांगे नहीं मानी गई, जिसके बाद अब फिर से प्रचंड आंदोलन का ऐलान कर दिया गया है, जिसकी शुरुआत 23 जुलाई से होने वाली है। तो अब बड़ा सवाल यह है कि 23 जुलाई को पीओके में क्या होगा, क्योंकि अल्टीमेटम लगातार जैक की तरफ से दिए जा रहे हैं और इन अल्टीमेटम के बीच जिस तरीके से पाकिस्तान मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहा है, वो ये दिखा रहा है कि पीओके का हल अभी फिलहाल पाकिस्तान निकालने की स्थिति में ही नहीं है। तो चलिए इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड दिनेश शर्मा जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर आनंद स्वरूप जी हैं, पूर्व अधिकारी हैं आईएएफ के। आनंद सर बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ प्रोफेसर मनोज कुमार जी हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। मनोज सर बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ सोहेल काजमी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सोहेल काजमी जी आप ही के पास आते हैं और समझना यही चाहेंगे कि क्या पीओके में जिस तरीके से जैक ने 23 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया है, यानी 23 जुलाई जो है वो ऐतिहासिक दिन होने वाला है, क्या हम माने कि 23 जुलाई को कुछ बड़ा पीओके में हम देखेंगे? सर पहले तो गुड इवनिंग आपको भी और मेरे जितने को पैनलिस्ट हैं उनको भी। दूसरा ये है कि जिस तरह की एजिटेशन हम वहां देख रहे हैं, ये पहली एजिटेशन तो नहीं है, लेकिन ये हाँ मेजर और बड़ी बुलंद आवाज से ये एजिटेशन की शुरुआत हुई और आज तक वो चल रही है। ये बहुत बड़ी बात है उस इलाके में। किसी एजिटेशन को बना के रखना और अपनी मांगों को मनवाने के लिए बार बार एजिटेट करना, ये बहुत बड़ी बात है। सिंस 47 आज तक, जिसको वो आजाद जम्मू कश्मीर कहते हैं, हम पीओके कहते हैं। पीओके इसलिए कहते हैं, हमारा हिस्सा है, हमारे लोग हैं। उस वक्त ना जाने किस गुमराही में वो वहां हमसे जुदा हो गए, लेकिन वो लोग, उनके लिए जो आजाद जम्मू कश्मीर के नारे देता है पाकिस्तान, इस्लामाबाद और रावलपिंडी, उनके लिए आजाद जम्मू कश्मीर नहीं है, वो तो एक गुलाम है। उस गुलाम एक मुल्क के गुलाम बाशिंदे हैं। मैं आपसे एग्जैक्ट वर्ड यूज करता हूं। जो बात क्या करते हैं पानी की, पानी का जखीरे हैं पीओके में, जहां से पानी जो है, पूरी बिजली जो है पूरे पाकिस्तान को वो सप्लाई करते हैं। मंगला डैम और चाइना ने जो डैम्स बनाए हैं वहां, चाहे वो 100 मेगावाट का है, 1000 मेगावाट का, वो रिसोर्सेज सारी उनके पास है, बैरन लैंड्स हैं, बहुत कुछ है, लेकिन वो सरमाया जो है वो पाकिस्तान हुकूमत का है, उनकी एस्टेब्लिशमेंट का है। और लोगों के पास क्या है? भुखमरी, आटा नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, ये सब चीजें, नौकरियां नहीं है, उनके लेजिस्लेटर्स नहीं है, वो भी इंपोर्ट होके आते हैं इस्लामाबाद से, उनके डिप्टी कमिश्नर्स नहीं है, वो भी इंपोर्ट होके आते हैं। ये उनका आजाद जम्मू कश्मीर है, जिसको वो पूरी दुनिया में दिखाते हैं। सो कॉल्ड चैंपियन बने हुए हैं कि भैया वहां तो अटॉर्नी जनरल बैठता है, वहां तो जनाब हमारा जो सदर रियासत है, जिसको हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ एजेके बोलते हैं, आबादी देख लीजिए, इलाका देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर भी बना के रखा है, प्रेसिडेंट ऑफ एजेके भी बना के रखा है, और लोग सड़कों पे डेमोस्ट्रेट करते हैं। और 5 लोग भी अगर इकट्ठे किसी चौक में हो जाएं, संगम चौक में ही हो जाए, तो वो 5 लोगों पे पीएसए की धाराओं के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये स्थिति है उस इलाके की, जो इलाका जो है हमेशा हमारे साथ जुड़ा रहा है। और है क्या इंडस्ट्री, क्या है वहां पे? टेरर कैंप्स। वहां इंडस्ट्री कौन सी परमिट देता है? इस्लामाबाद, ये ट्रेनिंग कैंप्स। और ये सब चीजें हैं जिसपे हमने ऑपरेशन सिंदूर में जो 8
हमने टेरर कैंप्स को उड़ाया हमने, काज़मी ये सर, वही एक मुजफ्फराबाद चीज़ और में ही है। मुझे थोड़ा सा ये समझाइएगा कि जैसा आपने कहा कि इस बार जिस तरीके से बातें की जा रही हैं और जिस अंदाज में बातें कही जा रही हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ होगा, लेकिन मैं समझना चाहूँगा ऐसे आंदोलन तो अक्सर होते रहे, इस बार इस आंदोलन में आपको अलग क्या दिख रहा है? क्योंकि इस आंदोलन को दबाने में पाकिस्तान की फौज भी नाकाम दिख रही है, तो इस बार ऐसा क्या हो रहा है और पीओके के लोग इस बार ऐसा क्या कर रहे हैं? इस बार ये हो रहा है कि बलोच के लोग जो 30% बलोच के लोग जो पाकिस्तान आर्मी में हैं, वो भी अपने आप को जो है छला, मतलब उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन है, वो अपनी आवाज उठा रहे हैं। सिंध में अपनी आवाज उठ रही है, पंजाब में कुछ लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं। जो एक अच्छा लीडर वहां आया जिसने एक रोशनी की किरण उनको बताई, उसको एक घड़ी के जुर्म में या किसी और छोटे मोटे जुर्म में अंदर रखा हुआ है। जिसने पाकिस्तान को पहला कैंसर हॉस्पिटल दिया, जिसने पाकिस्तान को पहला वर्ल्ड कप दिया, वो जेल की सलाखों पे आप देख लीजिए किस तरह से ह्यूमन राइट वायलेशंस का शिकार हो रहा है। तो पाकिस्तान के लोग जो है, लोग तो हमारे ही हैं, हमारे जैसी आवाम है, लेकिन दर्द भी हमारे जैसा है। लेकिन वो जो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई का जो काम करने का तरीका है, उन्होंने जमहूरियत को कभी वहां पनपने ही नहीं दिया, वहां किसी जमहूरी निजाम को कभी आने ही नहीं दिया। वो जो सोचते हैं इस्लाम को रेडिकलाइज करते रहते हैं, झूठा नरेशन जो है इस्लाम का बना के गुमराह करते रहे 77 ईयर्स, और अपने अयाशी में लगे रहे। कोई भी प्राइम मिनिस्टर देख लीजिए वहां पे, यहाँ प्रेसिडेंट देख लीजिए, चीफ ऑफ द आर्मी ये देख लीजिए, आसिम मुनीर कल रिटायर होगा, रात को ही ये दुबई भाग गया होगा, दुबई नहीं होगा तो किसी लंदन की स्ट्रीट पे होगा। ये पाकिस्तान, आफ्टर ऑल हमें दुख इसलिए होता है कि हमसे बिछड़ा हुआ एक इलाका है और हमारे जैसे जबान बोलने वाले लोग वहां हैं। इसलिए टू नेशन थ्योरी पे अगर पाकिस्तान बनाया था तो कायदे आजम इनका जिन्ना जो है आज जन्नत में हो या जहन्नम में रोता होगा ऐसे पाकिस्तान को देख के कि किस पाकिस्तान के तस्वर को साथ मैंने ये पाकिस्तान की बुनियाद रखी थी। बांग्लादेश भी तो बना, बांग्लादेश देख लिए, उसकी इकोनॉमी देख लीजिए, चाहे इनसे ही अलग हुआ। और भी ममालिक हैं जहां मुस्लिम पॉपुलेशन है या इस्लामिक कंट्रीज है, लेकिन उनका रख रखाव देखिए और पाकिस्तान को देखिए। सिर्फ झूठ बोलना और वो जो गलत चीजें इंटरप्रेट करते रहना, जनाब हम लोग तो सबसे ज्यादा असरदार है जम्मू कश्मीर के लोग, जहां इन्होंने जनाब ऐसी ऐसी फतवे जारी कर दिए, ऐसे ऐसे फतवों से हमें इस्लाम बताने की कोशिश की है और लोग गुमराह होते रहे और नौजवान हमारे मरते रहे। तो मैं समझता हूं आज जो ये जन आंदोलन है ये ठीक प्लेटफॉर्म्स पे पहुंचे। यूनाइटेड नेशंस के ऑब्जर्वर्स वहां बहुत बार जाते हैं, गए भी होंगे, लेकिन आज जो जन समर्थन जो उनको बाकी इलाकों से मिलना शुरू हो गया, क्योंकि हर इलाका कटना शुरू हो गया सिवाय मरियम नवाज के, क्योंकि मरियम नवाज जो है सबसे खूबसूरत चीफ मिनिस्टर बना दी है वहां पे नवाज शरीफ साहब की जो बेटी है, अब वो भी शायद बीमार होती हुई नजर आ रही है। तो ये चीजें जो हैं आप जबरदस्ती जो है सुप्रेशन में किसी आवाम को चलाने की कोशिश करते हैं या मुल्क को बनाने की कोशिश करते हैं, भीख मांग मांग के आप मुल्क चलाते हैं। तो चलता रहा, आज तक चलता रहा, क्या पता अल्लाह करे उनका अल्लाह ज्यादा सुनता है, क्या पता और 10 साल 15 साल चल जाए। लेकिन ये लोग जो है रुकने वाले नहीं है, क्योंकि पीपल्स विल जब अगेंस्ट होती है तो बड़ी बड़ी ताकतें, बड़े बड़े मुल्क जो है हमने झुकते हुए देखे। बिल्कुल। अब सवाल इसी चीज को लेकर के है मनोज सर कि इस बार ऐसा क्या हो रहा है? क्या इस बार वाकई में ये स्थिति बन गई है? पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री कितने हैं ये तो पूरी दुनिया को पता है, आसिम मुनीर के सामने क्या वो चुनौती इस बार है? क्योंकि हर एरिया में हम देख रहे हैं, बलूचिस्तान में, आप खैबर पख्तूनख्वा में चले जाएं वहां भी वही स्थिति है। तो इसी वजह से क्या एक ऐसा वक्त है जब पीओके को ये लग रहा है, वहां के लोगों को लग रहा है कि हमारे साथ जिस तरीके से छलावा होता आया है आज तक का, ये वक्त आ गया है जब हम इनके सामने पुरजोर तरीके से अपनी आवाज बुलंद करें और खड़े हों, क्योंकि अब तो आज़ादी के नारे वहां लग रहे हैं। देखिए अभिषेक जी, मुझे लगता है कि अभी जैसे काजमी जी ने जो बात रखी, मुझे लगता है कि पाकिस्तान की असली हकीकत है और 77 साल के इतिहास में पाकिस्तान आज के डेट में जो उसकी स्थिति है शायद ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि देखिए कोई भी इंस्टीट्यूशन सिस्टम से चलता है और वहाँ पे कभी भी सिविलियंस गवर्नमेंट्स को, जो भी अच्छी गवर्नमेंट आई, जो मास जो सपोर्ट था, उसको वहाँ पे आर्मी ने हमेशा सपोर्टाइज किया और उसी के एग्जाम्पल आज इमरान खान के रूप में दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि अब वहाँ की जनता, खास करके शहबाज शरीफ और मुनीर का जो कॉकटेल था, जिस तरीके से अभी जो चैंपियन बन के ये लोग अमेरिका और ईरान वार में अपने आप को जिस तरीके से दिखाने का कोशिश कर रहे थे, और शायद देखिए उधर से भी उनको बिल्कुल ही एक तरीके से निराशा हाथ लगी है। और अभी स्थिति जिस तरीके से बनते जा रही है कि सऊदी अरब और ईरान में वो किसको चूज करेंगे, ये भी एक अपने आप में बड़ा विषय है। तो मुझे लगता है कि आज की डेट में पाकिस्तान बहुत ही बैड पोजीशन में जाके खड़ा हो चुका है। और आप जैसा आपने बताया अभिषेक जी कि उसके जितने प्रांत हैं
हर प्रांत में एक तरीके से पॉलिटिकल और सिविल अनरेस्ट देखने को मिल रहा है और वहाँ की जनता अब आज के डेट में बहुत जागरूक हो चुकी है। इन दोनों ने जिस तरीके से पाकिस्तान को एक बिल्कुल फेल्ड स्टेट के रूप में प्रोजेक्ट किया और हमेशा कभी चाइना के माध्यम से कभी अमेरिका के माध्यम से अपने आप को सेल किया और एंटी भारत एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स डेवलप करने में वहाँ की आर्मी और खास करके जो वहाँ के रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन ने जिस तरीके की भूमिका निभाई, शायद वही कारण है कि आज वहाँ पे आप देख सकते हैं चाहे महंगाई हो या जो बेसिक कम्युनिटी है उसको भी पूर्ति होने में वहाँ की सरकार अक्षम हो रही है। और शायद आप देख सकते हैं पीओके में जिस तरीके का प्रोटेस्ट चल रहा है, आप लगभग मुझे लगता है कि 40 से 41 दिन हो चुके हैं और ये इस प्रोटेस्ट को एक तरीके से बिल्कुल कंटिन्यूएशन में बना के रखना और डे बाई डे उसका पेनिट्रेशन बढ़ते जा रहा है और लगभग वहाँ पे आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान आर्मी ने 30 से ज्यादा लोगों को एक तरीके से मौत के घाट उतारा है और 200 से 250 ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये आंदोलन और तेज हो रहा है और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से बीएलए बलूचिस्तान भी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बलूचिस्तान में वहाँ पे जिस तरीके से जो भी इंटरेस्टेड जो फोर्सेस थी, चाहे वो चाइना का वन बेल्ट वन रोड हो या जिस तरीके से मुनीर ने अमेरिका के हाथों वहाँ के मिनरल्स को बेचा, तो मुझे लगता है कि बीएलए भी इस चीज़ को समझ चुका है और वहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेन को हाईजेक करने से लेकर हर दिन उनके सैनिक मारे जा रहे हैं। आज उनका कंट्रोल पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है पाकिस्तान सैन्य का और पुलिस फोर्स का। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की अभी स्थिति बहुत ही एक फेल्ड स्टेट से भी ज्यादा आगे निकल चुका है और आने वाला जो समय है बहुत चुनौतीपूर्ण रहेगा दोनों के लिए, शहबाज शरीफ के लिए भी और मुनीर के लिए भी। एक और चीज है, जैसे ये बलूचिस्तान को लेकर के बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग देश घोषित कर दिया गया वहाँ के लोगों ने और उसके बाद वहाँ का एक अपना नेशनल एंथम जो है वो भी जारी कर दिया गया। क्या उसका भी कुछ इम्पैक्ट 23 तारीख को हम देख सकते हैं कि यहाँ पीओके में पड़े, पीओके में भी कुछ ऐसी चीजें हमें दिखें? देखिए अभिषेक जी, बिल्कुल ये जब पाकिस्तान का ओरिजिन किया गया, जो टू नेशन थ्योरी की अभी हम लोग बात कर रहे हैं, तो बेसिकली बलूचिस्तान ने कभी भी अपने आप को उसका हिस्सा माना ही नहीं, क्योंकि उसकी अपनी एक कल्चर है, उसका एक अपनी भाषा है, उसका एक अपना हेरिटेज है जिसको हमेशा से उसने एक तरीके से पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से एक्सपोज किया है और जिसके चलते आज वो पिछले 77 साल से जो लड़ाई लड़ रहा था, मुझे लगता है कि वो सफल होते हुए दिख रहा, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ की पाकिस्तान आर्मी ने वहाँ के रिसोर्सेज पे कब्जा किया, आप देख लीजिए, वो चाहे पीओके हो या बलूचिस्तान हो, वहाँ के रिसोर्सेज पे सबसे ज्यादा अगर कब्जा है तो वहाँ के पंजाब प्रांत का कब्जा है और वहाँ के लोगों को कहीं से भी उसमें कोई हिस्सेदारी नहीं मिलती है, एक बेसिक चीज नहीं मिलता, मेडिकल की सुविधा नहीं है, शिक्षा की सुविधा नहीं है, वहाँ पे जिस तरीके से ऊर्जा को लेके, एनर्जी को लेके, बिजली को लेके जो आप समस्याएं हैं, आप समझ सकते हैं कि वहाँ सबसे ज्यादा मिनरल्स होने के बावजूद भी वहाँ के लोग सफर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को एक अलग राष्ट्र के रूप में जो घोषित करने का जो एक मुहिम चलाया है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में होते हुए दिखेगा और ऑब्वियसली कि पाकिस्तान अब बटेगा तो शायद एक हिस्से में तीन हिस्से में बटेगा, जो स्थिति वहां पे बन रही है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये जितने लोग हैं इन सबके एक पैर पाकिस्तान में, दूसरा पैर या तो अमेरिका में या लंदन में है। यहाँ के जितने भी जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, वो चाहे मुनीर हो या शहबाज शरीफ हो, तो मुझे लगता है कि ये लोग कभी भी वहां से छोड़ के जा सकता है। तो जो स्थिति डे बाई डे वहां पे बढ़ते जा रही है और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में एक तरीके से बुरी तरीके से घिर चुके हैं और एट्रोसिटी के आधार पे मुझे नहीं लगता है कि वहाँ की आर्मी बहुत ज्यादा दिन तक एग्जिस्ट कर पाए, क्योंकि जो बाहर से जो उनको सपोर्ट मिलता था वो भी आप समझ सकते हैं, चाहे वेस्ट एशिया क्राइसिस को देख लीजिए, मिडिल ईस्ट में, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ होते हुए जा रहा है। जी अभिषेक जी। आनंद स्वरूप सर, अब देखिए पाकिस्तान के बारे में एक चीज़ कहा जाता है कि पूरी दुनिया में जितने देश हैं उनके पास फौज है और पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां फौज के पास एक देश है। मतलब इसका अगर अंतर समझा जाए तो क्या यही कारण है कि पाकिस्तान की ये स्थिति है? क्योंकि आप एक अधिकारी रहे हैं तो इस चीज़ को बेहतर तरीके से आप समझा पाएंगे। क्या यही कारण है क्योंकि एक इंटरनल पुलिस होती है और पुलिस का काम इंटरनल चीज़ों को हैंडल करना होता है और पाकिस्तान ने अपने इंटरनल चीज़ों में पुलिस की जगह पे हर जगह फौज को घुसेड़ा है? क्या उसका भी असर ये है कि आज टुकड़े टुकड़े होने की स्थिति में है? अभिषेक जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। देखिए क्या होता है कि जब किसी भी देश के अंदर कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है तो वो एक तरीके से सबके साथ में सामान्य एक जैसा व्यवहार करती है। पाकिस्तान में एक्चुअली क्या है, पीओके को कभी अपना हिस्सा माना ही नहीं। उनके तो आर्टिकल 1 है पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन का, असेंबली में कोई सीट पाकिस्तान के असेंबली में नहीं है पीओके के लिए। उनके लिए जैसे अलग देश अपना जो उनको एक मानते हैं, उनके लिए अलग प्राइम मिनिस्टर, अलग प्रेसिडेंट का करके दिया गया। अच्छा, उसके साथ में प्रॉक्सी अपने कह लीजिए कि 12 सीट जो
है उनकी रिप्रेजेंटेशन है वो अपना रिफ्यूजी कश्मीरीज के लिए है, और 12 सीट्स के लिए जो 4.36 लाख उनकी पॉपुलेशन, यानी कि मैक्सिमम 35,000 लोगों को एक बंदा रिप्रेजेंट करा, वो भी नॉमिनेटेड बाई पाकिस्तान क्योंकि रिफ्यूजी कश्मीरीज है। और दूसरी जगह 33 सीट्स जो है वो 33 लाख लोगों के लिए है, यानी कि 1 लाख। तो 3 गुने का इसके अंदर अनुपात में एक तो कमी आ गई, यहाँ पे बायस आ गया। फिर उसके बाद में जो पीओके है उसकी जो जीडीपी है खाली $6.5 बिलियन है, जबकि पूरे पाकिस्तान की जीडीपी है वो $407 बिलियन है, तो यानी बिलियन डॉलर है, तो यानी कि इसके अंदर भी एक 70 गुना का डिफरेंस आ गया। और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन इनका हो रहा है, पॉलिटिकल इनको ऑटोनॉमी दिए नहीं कि वायलेंट मिलिट्री क्रैकडाउन इनके ऊपर होते हैं, पुलिस इनके अगेंस्ट खड़ी रहती है। अब रिसेंट के अंदर जो है जो पीओके की पुलिस है वो थोड़ा इनको सपोर्ट नहीं कर रही, और लेटेस्ट इनकी जो आईएसआई की एक्टिविटी है थोड़ी वहाँ पे कम हो गई। एक्सप्लॉयटेशन में आगे आता है कि 5,000 मेगावाट बिजली यहाँ से बनती है और 500 मेगावाट बिजली इनको वापस मिलती है, यानी 10% इनको मिलती है, 90% पाकिस्तान अपनी दे जाता है अपने साथ में। और 2 पाकिस्तानी रुपए की कॉस्ट आती है इस बिजली की पर यूनिट के ऊपर, इनको बेचारों को 30 से 40 रुपए के रेट पे मिलती है। और आप ये मानिए कि इनके अंदर यहाँ पे इनके पास जेमस्टोन्स हैं, मार्बल्स हैं, जिप्सम्स है, कोल माइंस है, रेयर अर्थ है, कॉपर है, यूरेनियम है, इसके ऊपर 2000 चाइनीज लीज दी गई हैं करके। तो इसको ऊपर रॉयल्टीज जो आनी चाहिए थी, कोई रॉयल्टीज इनको लोकल स्टेट गवर्नमेंट को कोई मिलती नहीं पीओके के, तो वहाँ पे चलाने के लिए उनके रेवेन्यूज के लिए कोई सोर्सेज नहीं है करके। और आप देखिए कि इनकी जब 1947 में इंडिया से जब ये पीओके अपना गया था इनके पास में, तो 40% लैंड कवर था, अपना ट्रीज, अपना फॉरेस्ट कवर था वहाँ पे। आज के टाइम पे खाली 14% बचा, 20 लाख तो पेड़ वहाँ पे हर एक साथ गिरा देते हैं करके। तो आप ये देखिए कि जो हम बात कर रहे हैं एज ए एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे बायस होगा, जहाँ पे ऑपरेशन होगा, जहाँ पे इतना भेदभाव रखा जाएगा, तो पाकिस्तान ने इस एरिया को कभी डेवलप ही होने नहीं दिया है। उन लोगों की बेसिक जो जरूरतें हैं, जैसे आटे के लिए वो लोग बोलते हैं कि जहाँ पे आपने और जगह आटा डिस्काउंट दे रखा है, सब्सिडी दे रखी है, हमारे को आटे पे दे दिया जाए। बिल्कुल 40 किलो का आटा 3,000 पाकिस्तानी रुपए में मिल रहा है। आप सोचिए कहाँ इंडिया में आटा 1200 रुपए के अंदर मिल रहा है। तो उस हिसाब से आप देखिए कि इसके साथ में एक भेदभाव किया गया है, क्योंकि जो अपना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 47 था 1948 का, उसके अंदर ये था कि भाई पाकिस्तान अपनी फौजी और ट्राइब्स वहाँ से हटाएगा, इंडिया और वहाँ पे न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स रहेंगे, और प्लेबिसाइट होगा, पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ में जाए, इंडिया के साथ जाना है इंडिया के साथ में जाए। तो पाकिस्तान ने आज तक वेकेट किया ही नहीं, उस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 47 को ऑर्डर नहीं किया। तो आज ये बेचारे अगर सड़कों पे आ रहे हैं तो उसका रीजन ये है कि इनके साथ भेदभाव किया गया, ना तो इनको डेवलप करा गया, और इनके रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, और वो अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं इतना भेदभाव होते हुए कि पाकिस्तान उनसे तो बेटर ऑफ है, और यहाँ पे बेचारे आटे दाल चावल के लिए भी ब्लॉकेट लगा दिया बीच के अंदर, वहाँ पे पहुँचने दिया। तो इस बारी का जो अपना कह रही जो ये निकल रहा है गुस्सा, जो आम पब्लिक का निकल रहा है, जैसे काजमी साहब ने बताया कि भाई बहुत ज्यादा ज्यादती कर दी गई और आवाम जो है वहाँ पे बहुत ज्यादा दुखी हो चुकी है। और इस तरीके का जो निकल के अब आएगा सामने, तो मुझे लग रहा है कि कल थोड़ा सा देखिए जान मान के तो यहाँ पे नुकसान बहुत होगा, क्योंकि प्रोटेस्ट इनका इस वक्त थोड़ा सा पहले के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा है। मगर पाकिस्तान भी आप देखिए कई जगह प्रेशर पॉइंट्स क्रिएट हो चुके हैं, और बलूचिस्तान के अंदर भी प्रेशर पॉइंट चल रहा है, वहाँ पे उन्होंने अपने आप को सेल्फ एक इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर दिया है। 85% वो कह रहे हैं कि हमने पूरी फ्रीडम ले ली है पाकिस्तान से। तो पाकिस्तानी आर्मी थोड़ी तो स्प्लिट है, टाइम तो ये बिल्कुल राइट है, अगर यहाँ पे यही इसको थोड़ा सा पेस देते हैं, थोड़ा जान माल का नुकसान होगा और ज्यादतियाँ तो होंगी, मगर लग रहा है कि ये जो प्रोटेस्ट है, जो आने वाले इलेक्शन जो हैं उससे पहले थोड़ा सा उग्र रूप लेता हुआ दिख रहा है। अभिषेक जी, चलिए इसको भी देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। दिनेश सर, आपको क्या लगता है, क्योंकि इस बार बहुत सारी चीजें जो हैं पहले के प्रोटेस्ट से डिफरेंट हैं, और इनमें इस बार ऐसा दिख रहा है कि कुछ तस्वीरें तो ऐसी आई कि जो रावलाकोट में जहां ईदगाह पे लोग इकट्ठा हुए हैं, वहां पे स्कूल यूनिफॉर्म में 14-15 साल के बच्चे भी पहुंच रहे हैं, उनके साथ उनके पेरेंट्स हैं। तो क्या इस बार ये दिखा रहा है कि जो आम पीओके का लोग है वो भी पाकिस्तान की फौज की सच्चाई को समझ चुका है? क्योंकि कई एक्टिविस्ट से जब बात होती है, आपने भी सुना होगा, उनका यही कहना है कि हमने पूरे जीवन भर पाकिस्तान का झंडा उठाया, अब जाकर के हमें पता चल रहा है कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी। तो अब बच्चे भी इस चीज को समझ रहे हैं वहां के कि नहीं, इनके साथ रह करके हमारे पूर्वजों ने बड़ी गलती कर दी, अब समय आ गया है कि इनसे दूरी बना लो।
देखिए अभिषेक जी, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज जो हम अब डिस्कस कर रहे हैं, इस बार जो है इस आंदोलन के अंदर एक सॉलिडेरिटी दिखती है। इससे पहले चाहे 2-4 साल पहले के आप आंदोलन देखोगे तो उस समय इतने जनमानस जो हैं वो नहीं आए हैं। इस बार दूसरा कारण ये है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान आर्मी ने पूरी की पूरी पीओजेके को सीज कर दिया हुआ है, उससे भी लोगों के अंदर और आक्रोश और गुस्सा आ गया हुआ है। तो इस बार जो है जिस प्रकार से सॉलिडेरिटी है, लोग बाहर निकल कर आ रहे हैं। इतने दिनों से जो है ये आंदोलन चल रहा है। हालांकि पाकिस्तान आर्मी ने जो है बीच के अंदर जो है कुछ अपने टेररिस्ट या बैड एलिमेंट्स को इंडक्ट करने की कोशिश की थी। 1-2 बार एक हिंसक घटनाएं भी हुए हैं जहां एक मंत्री के ड्राइवर को मार दिया गया हुआ था। बिकॉज पाकिस्तान की मंशा है कि इस शांति प्रिय आंदोलन को एक प्रकार से हिंसक भीड़ के रूप के अंदर प्रकट किया जाए, ताकि उनके ऊपर बल प्रयोग करके इस आंदोलन को खत्म किया जाए। पर मुझे नहीं लगता है कि ये आंदोलन अब खत्म होने वाला है। अब देखिए, एक कल जो है इनका पूरा का पूरा पीओजेके जो है वो शट डाउन है। बिकॉज उनकी डिमांड है कि उनके जो सौगात मीर है, शायद एक लीडर, उसको अरेस्ट किया है, उसको जो है छोड़ने के लिए, जिसमें अब बाकी जो पार्टीज हैं वो भी यूनाइट हो रहे हैं और मिलके इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। यस, अभी इन लोगों की बातचीत जरूर गवर्नमेंट के साथ हो रही है, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो है एक प्रकार का मिस इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया के द्वारा शुरू कर दिया है कि पूरी बातचीत हो चुकी है और यह आंदोलन खत्म होने जा रहा है। इस प्रकार की जो है मिस इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ सर जैक ने तो ये बोल दिया है, कर रहे थे, हाँ, जैक ने तो बोल दिया है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हालात जो हैं वो बलूचिस्तान जैसे या केपी जैसे नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने अभी तक अपने आंदोलन को, अपनी डिमांड्स को पीसफुली बताया है। इन्होंने अभी तक हथियार नहीं उठाए हैं। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम की जड़ है, देखिए साहब, ऐसा होता है कि जहां पे पॉलिटिशियन किसी देश को चला रहे होते हैं या सत्ता में होते हैं, तो पॉलिटिशियन की सबसे बड़ी जो क्वालिटी होती है वो जनता की नब्ज समझता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान आर्मी जो है देश को चला रही है, और पाकिस्तान की आर्मी किसी आंदोलन, किसी डिमांड, किसी प्रकार की रिक्वेस्ट को जो है एक प्रकार से वो सिक्योरिटी थ्रेट समझती है कि ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। जो चीज देश की सुरक्षा के लिए खतरा होगा वहां पर बल प्रयोग किया जाएगा। तो बेहतर यही होगा। तो इसीलिए दिनेश सर, मैंने इसीलिए तो आनंद स्वरूप सर से मैंने ये पूछा था कि दुनिया में हर देश के पास फौज होती है और यहाँ फौज के पास एक देश है, वो एक्सेप्शन है पाकिस्तान। देखिए साहब, ऐसा है कि किसी भी डेमोक्रेटिक आर्मी के पास, जैसे हम हैं, हम एक डेमोक्रेसी कंट्री की आर्मी है, हमें बेसिकली जो है 3 रोल दिए गए हैं। अपने बॉर्डर की सुरक्षा करना, बॉर्डर के ऊपर पीस को मेंटेन करना, दूसरा जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। जिस समय सिविल एडमिनिस्ट्रेशन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के अंदर नाकाम होता है तो उस समय एड टू सिविल अथॉरिटी के लिए आर्मी जाती है, और तीसरा उस समय आर्मी सिविल एरिया के अंदर ऑपरेट करती है जिस समय नेचुरल कैलेमिटी आ जाती, कहीं बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया। ये 3 रोल होते हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है ये बेसिक 3 रोल तो कर नहीं रहा, वो हर एक चीज के अंदर जो कि एक आर्मी के लिए वो लागू नहीं होता वो उसमें कर रहा है। ये कंस्ट्रक्शन बिजनेस के अंदर है, डिफेंस हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये फर्टिलाइजर बना रहे हैं, ये फौजी फाउंडेशन बना रहे हैं, आप कोई एक नाम ले लीजिए उसके अंदर है। और अभी हाल ही के दिनों के अंदर एक मीडिया में रिपोर्ट आई थी कि इनके 40 ब्रिगेडियर्स, 40 ब्रिगेडियर जो है यूनाइटेड किंगडम से एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स करके आए हैं। तो इसका मतलब जाहिर है कि आप सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का जो कोर्स करके आए हैं, तो अब आप हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है एक ब्रिगेडियर को लगाएंगे। तो बेसिकली आर्मी का रोल जो है वो नहीं निभा रहे हैं, और बाकी सारे काम जो है पाकिस्तान बाकी सारे काम कर, आर्मी वाले काम छोड़ करके बाकी सारे काम इनको करने हैं और वो कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है दिनेश सर, आता हूं फिर से। सोहेल काजमी सर, अब एक चीज ये है कि हमने पीओके में जो प्रदर्शन चल रहा है तो पीओके के लोगों के एंगल से तो बात कर ली। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है
जिसके लिए बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें पाकिस्तान करता रहा है, तो वो इसको लेकर के कोई षड्यंत्र ना रचे जिससे ये प्रोटेस्ट दब जाए, जैसा अक्सर करता आया है। तो वो चीज़ें तो आसिम मुनीर के जहन में और शहबाज शरीफ के जहन में चल रही होंगी। इसी वजह से अब देखिए यूएन में मुद्दा उठाए जाने लगा भारत के जम्मू कश्मीर का, मतलब पीओके की बात दब जाए इसलिए भारत के जम्मू कश्मीर की बात। उसके अलावा कई और तरीके से जो पॉलिटिशियन हैं ऑपोजिशन के, उनको एक्टिवेट करने की कोशिश की जा रही है। तो वो अपने चाल तो चलेगा ही चलेगा। हाँ देखिए अभिषेक जी, बिल्कुल चलेगा। वो कभी भी कोई इलाका, आज तो पूरी दुनिया में कोई दुकान किसी की ली हो, खोखा लिया हो, वो खाली नहीं करता। तो वो तो पीओके है जिसको वो एजेके बोलते हैं, तो वो कहाँ छोड़ता है। लेकिन दो तीन बातों पे मैं इंपॉर्टेंस आपसे शेयर करना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए। देखिए एक तो ये वाला खिता जो उनसे हमसे अलग हुआ, वो उसकी प्रॉस्पेरिटी देखते हैं तो वो गमजदा होते हैं कि कहाँ हम लोग और कहाँ जम्मू कश्मीर, हिंदुस्तान का जो पीस, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी पे आगे बढ़ रहा है। और आज पूरी दुनिया का टूरिज्म और पूरी दुनिया की यात्राएं यहाँ पे हो रही हैं। और अपनी सोशल फैब्रिक को मेजॉरिटी, हिंदू मेजॉरिटी कंट्री में भी किस तरह से इस्लाम प्रोपोगेट हो रहा है और ये लोग मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में किस तरह से नेशनल बिल्डिंग में अपना योगदान दे रहे हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि संभावित तौर पे सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया के जमाने में जो नरेशन आप देखना चाहते हैं, सच्चाई आपके सामने आ जाती है, आप जुटला नहीं पाते हैं। तीसरी बात ये है कि देखिए इस्लाम में, क्योंकि आपके व्यूअरशिप उधर भी हैं, एलओसी के इधर भी हैं, तो मैं आपसे शेयर करता हूं कि मेरे इस्लाम में, क्योंकि मैं मुसलमान हूं, मेरे इस्लाम में एक दिन कयामत का है। और कयामत के दिन ये डिसाइड होता है, आपके 2 फरिश्ते निकलते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि आपको जन्नत में जाना है या जहन्नम में जाना है। लेकिन पीओके के लोग तो ये तसव्वुर कर चुके हैं, ना कयामत आई, ना वो हमारे फरिश्ते बाहर आए, और जिस दिन से हम अलग हुए हैं हम तो जहन्नम में रह रहे हैं। हमें तो जीते जी जहन्नम है। ये प्रोटेस्ट जहन्नम की निशानी है जो जहन्नम की रहनुमाई कर रहा है ये पूरा प्रोटेस्ट। ना भैया खाने को, ना बोलने को, ना चलने को, ना वोट डालने को। अब रही पाकिस्तान की आर्मी की बात, देखिए नेचुरली इंडस्ट्री वो चलाते हैं, दुकानदारी वो चलाते हैं, टेंडर्स वो देते हैं, जोकरों को तो वो प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। आज का जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी 5-6 तो शादियां हो चुकी हैं। आप उसको बोलने का अंदाज तो देखिए, वो यहाँ का लगता है जैसे हमारा हिंदुस्तान का कोई, मुझे लगता है कि पटवारी जैसे होता है उस तरह तो बिहेव करता है। कपड़ों को छोड़ दीजिए आप, तो एक मुल्क को आप रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से करते हैं आप देख तो लीजिए। और इमरान खान जो शेर की तरह रिप्रेजेंट करता था, उसको आपने कुत्ता बना के जेलों में रख दिया हुआ है। तो ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की। तो इसके लिए पाकिस्तान को कोई मारेगा नहीं, पाकिस्तान खुद टूटेगा और खुद बिखरेगा जैसे बिखर रहा है। और आहिस्ता आहिस्ता लिखिए पीपल्स विल, जहां आप ज्यादा सुप्रेशन करते हैं, जुल्म तशद्दुद करते हैं, अभी तो जैसा मुल्क आपने के लोग कहा, खड़े हो जाते हैं। जैसा आपने कहा कि वहां से देखिए जो पीओके के साथ संबंध है जम्मू कश्मीर का, वो जम्मू का बहुत अभिन्न हिस्सा है वो हमारा, लेकिन वहां से बेटी रोटी तक का रिश्ता जो है वो पीओके से रहा है। तो जिस तरीके से 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में जो एक अलग तरीके का विकास हुआ है, उसका भी इम्पैक्ट जो है वो इस आंदोलन में दिख रहा है कि भाई हमारे बगल में देखो किस तरीके से विकास हो रहा है और दूसरी तरफ हमारे यहाँ क्या चीज़ें हो रही हैं। यहाँ आतंकियों की फैक्ट्रियाँ ये पाकिस्तानी फौजी तैयार कर रहे हैं। देखिए वहाँ पाकिस्तानी फौजी ये बारूद की फैक्ट्री नहीं, हड़तालें आर्मी करवाती है, भाई को भाई से फौज लड़वाती है। जो काम जो है कोई दुश्मन मुल्क करने चाहिए, वहाँ की अपनी जो आर्मी है, अपनी जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो उनसे आपस में लड़वा देते हैं। शिया सुन्नी को लड़वा देते हैं, शियों को बसों में मार देते हैं, बच्चों को स्कूलों में मार देते हैं, मुहाजिर्स को आप क्रिएट करते हैं, अहमदियों को आप कभी कुछ कर देते हैं। कहने का मतलब है कि आपकी एक सिविलाइज सोसाइटी है जिसके लिए जिन्ना ने 2 नेशन थ्योरी पे मुल्क बनाया था, और वो मुल्क है कहाँ? आपको मुल्क बनाने में एक ही फाउंडेशन डाल दी, ये जनाब इस्लाम है और ये काफिर है। उसी बुनियाद पे काफिर का मतलब है जो अदर रिलीजन्स के हैं, उसी बुनियाद पे मुल्क को चला रहे हैं। और आता जाता कुछ नहीं है, वुजू करना नहीं आता इन हुक्मरानों को, कभी नमाज पढ़नी नहीं आती इनको। एक इंटरव्यू में शहबाज शरीफ को सुन रहा था कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ मैं सुबह 3 बजे स्विमिंग कर रहा था, वो ये इंटरनेशनल चैनल्स पे वो बोल रहा था। कहने मैं गया हूँ वहाँ पे, मैं मिला हूँ, मेरे रिश्तेदार है वहाँ पे, मैं देखता हूँ किस तरह का इस्लाम की प्रोपोगेशन वो करते हैं, जो बिल्कुल बेसिक बुनियादों से बिल्कुल अलग है। अगर वो लोग मुझे देखते होंगे तो जरूर सुनते होंगे और मानते होंगे इस चीज को कि भैया होली बुक्स जितनी भी होती है उनकी एक अपना तरीकाकार होता है, वो किसी भी रिलीजन की हो, अगर उसके रास्ते पे इस्लाम में, कुरान में सबसे इंपॉर्टेंट एम्फसाइज जो है वो अमाल पे है। अमाल क्या होता है कि आप अच्छे इंसान बने, अच्छे बेटे बने, अच्छे मोहल्लेदार बने, अच्छे सिटीजन बने।
उस चीजों पे तो आप करते नहीं हैं। आप कहते नहीं हूरें मिल जाएंगी। ये इस्लाम में ये अपनी जो इंटरप्रिटेशन आपने कर दी, 6 शादियां, शहबाज शरीफ की भी 5 शादियां, 5-6 शादियां, इससे पहले नवाज शरीफ की कितनी शादियां थी। ये शादियों पे ज्यादा एम्फसाइज कर करके मुल्क को तबाह करना शुरू कर दिया, जिसकी इजाजत कुरान में नहीं है, हदीस में नहीं है। सिर्फ बकवासनामा जो है वो प्रोपोगेट करते रहते हैं और मुल्क की तबाही कर चुके, अपनी भी तबाही कर रहे हैं। आप देख लीजिए, कोई अच्छी तरह से अपने जीवन शैली में, कार्यशाला में 2-4 प्राइम मिनिस्टर को छोड़ दीजिए जिनका नाम बड़े सुनहरे अक्षरों में लिया जाता है। अदरवाइज आप देख लीजिए पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिकल हायरार्की जो है कोई मिला ही नहीं। एक मुशर्रफ का वक्त आया 10 साल जो अच्छा था। मनोज सर, अब देखिए, मैं यही चीज आपसे भी समझना चाहूंगा कि प्रोपेगेंडा फैलाने में पाकिस्तान माहिर है और आज नहीं तो कल सच्चाई सामने आ ही जाती है। जैसे अभी जो बात हो रही थी उसमें ऑपरेशन सिंदूर, अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के ही देखिए, जो अभी इमरान खान की बहन ने बोल दिया, उसके बाद उन्हें नोटिस वगैरह सब कुछ मिल गया। तो सवाल यही है कि प्रोपेगेंडा तो फैलाने में पाकिस्तान को महारत हासिल है और पीओके के अंदर प्रोपेगेंडा के कारण ही आज तक ये सब कुछ करता आया है। क्या सोशल मीडिया ने बहुत सारी चीज़ों को बदल दिया है और अब सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक सच्चाई पहुंच रही है और अपने देश, यानी जिसको हालांकि पाकिस्तान अपना मानता भी नहीं है, पाकिस्तान की सच्चाई अब उन तक पहुंची है और जिसकी वजह से आज वो सड़कों पे हैं, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, सब हैं। देखिए अभिषेक जी, एक चीज़ तो हम सब जानते हैं कि कोई भी देश बनता है तो उसमें उस देश के हर नागरिक का बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन होता है। अगर हम पाकिस्तान की बात कर ले तो पाकिस्तान का जब से ओरिजिन हुआ है तब से आप समझ सकते हैं कि उसका प्रोडक्शन क्या है, उसने क्या बनाया है ऐसा चीज़ जिसके आधार पर वो अपना आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास कर सके। तो इस पर हम लोग बहुत लंबे समय से चर्चा करते आ रहे हैं कि विश्व में जब कहीं पे भी किसी भी तरीके का जो टेररिस्ट और ह्यूमन घटनाएं घटती तो उसका तार पाकिस्तान से निकल के आता है। और जैसा आपने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान को एक्सपोज किया, हर स्तर पे एक्सपोज किया और दिखाया कि आज हम डिफेंस के मामले में और अपने टारगेट ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव को लेके नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रख के हम किस स्तर तक जा सकते हैं। और शायद उसी का असल प्रभाव अभी आप देख सकते हैं पहलगाम के बाद से जो खास करके इंडस वाटर ट्रीटी पे हुआ। तो अभी भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान को काउंटर किया हर फ्रंट पे, और शायद कहीं ना कहीं ये भी एक कारण एक बन रहा है, क्योंकि देखिए कोई भी देश जब बनता है तो उसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो अगर हम डोमेस्टिक स्तर पे पाकिस्तान जिस तरीके से संघर्ष कर रहा है, उसके जो असफलता के कारण है उसमें मूल रूप से 3-4 कारण है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है आर्थिक है, उसका राजनीतिक है और सुरक्षा है, और खास करके जो सामाजिक और सोशल जो बिहेवियर है, जो वहाँ का फैब्रिक है, उसको जिस तरीके से रेडिकलाइज किया जा रहा है वहाँ के लीडर ऑफ हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के द्वारा, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक तरीके से बहुत ही कटघरे में खड़ा कर रहा है। दूसरा, जो कि कोई भी देश अर्थव्यवस्था से चलता है और अर्थव्यवस्था में आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के 3 ही मूल तंत्र हैं। एक तो IMF के बेल पैकेज, दूसरा उसका सीपेक रूट जो चाइना के थ्रू उसको मिल जाता है, और तीसरा जो गल्फ के देशों के साथ जो उसको सपोर्ट मिलता है। तो आप इस 77 साल की यात्रा में देख लीजिए, तो चाहे उसका GDP ग्रोथ हो या उसका विकास दर हो या उसका इन्फ्लेशन हो, तो आप कब तक ऐसे इस आधार पे अपने देश का निर्माण कीजिएगा। और तीसरा जो वहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है करप्शन और नेपोटिज्म, जिस लेवल का है मुझे लगता है कि विश्व में वैसा कहीं नहीं है। और शायद यही कारण है कि अब वहाँ की जनता, जैसा आपने बताया कि जिस तरीके से सोशल मीडिया और जो एक उसका जो प्रोपेगेंडा पॉलिसीज है, वो ठीक है कुछ समय तक तो उसका प्रभाव दिखता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे एक्सपोज होते जाता है। और आज वही चीज वहाँ की जनता इस चीज को देख रही है, समझ रही है, जिसके चलते डोमेस्टिक लेवल पे दोनों लोग गिरते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से वहाँ की बेरोजगारी, गरीबी जो बढ़ते जा रही है, जिस तरीके से जो वहाँ पे जो करंट अकाउंट डिफिसिट है, और IMF जो हमेशा उनको एक तरीके से जो लोन तो दे देता है, वो अमेरिका के चलते देता है, क्योंकि अमेरिका एक स्टेक होल्डर है, अमेरिका एक हमेशा उसको एक बैटल फील्ड के रूप में यूज़ करता है, और चाइना भी उसी तरीके से यूज़ करता है कि कब हमें अमेरिका पाकिस्तान को कब भारत के अगेंस्ट में यूज़ करना है। तो शायद मुझे लगता है कि अब वहाँ की जनता इस चीज़ को समझ रही है, और भारत ने जिस तरीके से जो अपने नेशनल इंटरेस्ट और बॉर्डर सिक्योरिटी को लेके पिछले 12 सालों में आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से काम कर रही है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं और एक तरीके से, और खासकर जो 370 के बाद से जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से डेवलपमेंट दिख रहा है, वो POK में भी वहाँ के लोगों के बीच में कहीं ना कहीं सारी चीज़ें आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये आने वाला समय पाकिस्तान के लिए बहुत ही एक तरीके से बैड फेज में पाकिस्तान की फौज है, जो पाकिस्तान की फौज है, बाय हुक और बाय क्रुक कोशिश तो करेगी इसको दबाने की।
देखिए अभिषेक जी, एट्रोसिटी का वो उसका पीक लेवल पे पहुंच चुका है और आप समझ सकते हैं कि आज उस एट्रोसिटी के, आप इसीलिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जितने हैं, हम जब इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, एमनेस्टी की बात करते हैं, वो सारे शांत दिख रहे हैं। जिस तरीके से बलूचिस्तान में एट्रोसिटी कर रहा है, पीओके पे कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे ये चीजें सब कहीं ना कहीं एक्सपोज हो रही है। तो मुझे लगता है कि उसका जो पीक लेवल है वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, आर्मी कार्रवाई करेगा, लेकिन जब जमहूरियत जब रोड पे निकल जाती है, जब सड़क पे आ जाती है और जिस तरीके की जनता वहां पे पिछले 40 दिनों से संघर्ष कर रही है, और अगर आप बीएलए का देख लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जिस तरीके की स्थिति उत्पन्न हुई, जिस तरीके से सपोर्ट सिस्टम उसका मिला पूरे विश्व से, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक वो फिर से एक बार से ज्वलित होगा और वो कहीं ना कहीं बलूचिस्तान एक तरफ टूटेगा और दूसरा जो पीओके की जो हम लोग सब बात कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं टूटेगा, और उस स्थिति में पाकिस्तान बिल्कुल एक तरीके से क्रम्बल, एक फेल्ड स्टेट के रूप में दिखते जा रहा है, क्योंकि उसका जो बेसिक जो पिरामिड है, जो उसका जो स्ट्रक्चर है, वो कहीं से नेशन मेकिंग बिल्डिंग का है ही नहीं। और शायद यही कारण है कि हमेशा कभी गल्फ में चले जाते हैं, कभी चाइना चले जाते हैं, कभी अमेरिका चले जाते हैं, सिर्फ परसेप्शन बनाने के लिए कि जनता के बीच में एक मैसेज दें। लेकिन अब आज की पाकिस्तान की जनता जमहूरियत इश्यू को समझ चुकी है, वो अगर चुनाव अगर होता है तो उसमें भी वो मैसेज देगी, और इस तरीके का अगर पाकिस्तान आर्मी एट्रोसिटी करता है तो मुझे लगता है कि जनता उसके साथ 1-to-1 काउंटर भी करेगी। जी अभिषेक जी। आनंद स्वरूप सर, आपको क्या लगता है कि क्योंकि बाय हुक और बाय क्रुक दबाने की कोशिश फौज ने अभी तक तो कर लिया, 30-35 दिनों में, 40 दिनों में दिखा कि फौज ने गोलियां तक चला दी, लोग भी उसमें मरे, और इवन हमने ये देखा कि कई जगहों पे गाड़ियां चढ़ाने की कोशिश की गई, लोगों पे, जो लोग सड़कों पे थे उन पे गाड़ियां तक चढ़ाने की कोशिश की गई। इस लेवल पे तो पाकिस्तान की फौज आ गई है। क्या इससे और निचले स्तर पे, हालांकि मैं क्या लगा रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान की फौज उस निचले स्तर पे भी जा सकती है, ये तो दुनिया भी जानती है। अभिषेक जी देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो डिस्कंटेंट है वो नॉर्मल पाकिस्तान में जो अपना पीओजेके को हटा दीजिए, वहाँ पे भी डिस्कंटेंट इतना बढ़ चुका है, क्योंकि जो पंजाब प्रोविंस है उसका काफ़ी होल्ड है दूसरे प्रोविंस से ज़्यादा। तो पाकिस्तान की जो आर्मी है वो प्राइमरली पंजाब से ही जो एरिया से वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, और सिंध और बलूचिस्तान वहाँ पे भी अशांति है। बलूचिस्तान में आर्म स्ट्रगल है, जैसे उन्होंने अपनी आर्म स्ट्रगल कर दी, और उन्होंने अपने यहाँ होने वाले एक्सप्लॉयटेशन को देखते हुए और ये देखते हुए कि हमारे जो नुमाइंदे हैं या हमारे घरों से ही जो लोग उठा दिए जाते हैं, यंग बच्चों को, उनके आदमियों को उठा के वो गायब हो चुके हैं, कितने हजारों लोग वहाँ से गायब हो चुके हैं जिनका कुछ पता नहीं है, और डेफिनेटली आर्मी ने उनको खत्म कर दिया है। तो ये जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री का जो छलावा पाकिस्तान ने जो अपने नागरिकों को दे रखा है कि ये आप डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, तो वो पूरे पाकिस्तान में भी और जो है पीओजेके जो है अपना जम्मू कश्मीर, इसके अंदर भी हमारा दिख रहा है क्लियरली। तो डिसकंटेंट पाकिस्तान के अंदर भी है, डिसकंटेंट पीओके के अंदर भी है। तो यहाँ पे जब ये आर्मी डोमिनेट कर रही है, क्योंकि आर्मी प्राइमरली किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में एज अ लास्ट रिजॉर्ट, जैसे शर्मा सर ने बोला, वो एज अ लास्ट रिजॉर्ट आती है विद द एड टू द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। तो वहाँ पे वो एडमिनिस्ट्रेशन ही बन गई है आर्मी उनकी, एडमिनिस्ट्रेशन बन करके। और आर्मी का डेफिनेटली हैंडलिंग जो होता है, आर्मी का हैंडलिंग इज नेवर सॉफ्ट। बहुत रेयर केसेस में जब उनको बताया जाता है कि भाई आपको एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में रहना और आपको पीछे एक स्टेप पीछे रहना है, हैंडलिंग जो सिविलियंस को की वो करेंगे। और आप देखिए कि अब पूरा का पूरा ऑनस्लॉट जो है पाकिस्तानी आर्मी जो है वो सामने फोर फ्रंट पे रहती है। तो इसलिए अट्रॉसिटीज या इनजस्टिस या कह रही है कि बहुत ही हार्श तरीका उनका है। तो हार्श तरीका अपना, आप जैसे काजमी साहब ने बताया कि इमरान खान इतने बढ़िया प्राइम मिनिस्टर वो उठा करके जेल में डाल दिया गया है, पठानों को पूरे मूवमेंट को दबा दिया, उनकी बहन को बोलने नहीं दिया जा रहा। तो ये सारे पाकिस्तान के अंदर एक एनवायरनमेंट ऐसा बन चुका है, क्योंकि नफरत की बुनियाद पे इस देश का रखा गया था, क्या कहते हैं, एक फाउंडेशन रखी गई थी। और जैसे काजमी साहब ने बताया कि देखिए, एक इंडिया के अंदर जो 72 फिक्रे होते हैं ना, अपना एक सेक्ट्स होते हैं अपने इस्लाम के, वो इंडिया जैसी एक कंट्री है खाली पूरे वर्ल्ड में जिसमें पूरे 72 के 72 इस्लामिक सेक्ट्स हैं। और पाकिस्तान जो कि एक इस्लामिक कंट्री के नाम पे रखा गया था कि इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे आप देखिए कि जो शियाज हैं उनको अभी जैसे प्रोटेस्ट हुआ अपना अयतुल्लाह खमेनी के डेथ पे, वहाँ पे उन्हें वहाँ से बोल दिया गया कि आप यहाँ से चले जाइए, वहाँ पे ईरान चले जाइए। अभी 1 से 3 जुलाई को
मैं अमरनाथ यात्रा के लिए गया था, तो मैं इतना खुश हुआ देख करके। डल लेक के पूरे ऊपर जो है, एक तो मेरा खमीनी साहब के पूरे पोस्टर्स लगे हुए थे, और एक इंडिया जैसी कंट्री के अंदर प्रोटेस्ट जो हो रहा है उसकी रिप्रेजेंटेशन है, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए थे। तो मुझे इस बात से बड़ी खुशी हुई कि हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी इतनी डेवलप है, इतनी मैच्योर है कि सबको साथ ले करके चल रही है हमारी जो बच। अब वहाँ पे देखिए अहमदियाज है, जो यहाँ से मुस्लिम लोग गए मुजाहिर, उनको आज तक मुजाहिर बोलते हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लेते ही नहीं है। अहमदियाज की अपनी जो मस्जिद है उनमें ब्लास्ट कर देते हैं। तो आप ये देखिए कि पूरा डिसकंटेंट पूरी सोसाइटी में पाकिस्तान की फैला हुआ है, और पाकिस्तानी आर्मी के पास अब कोई रास्ता दिख भी नहीं रहा है। इसलिए मैंने पहले कमेंट में ही बोला था कि बीएलए ने एक अपना फोर्सफुली जो अपना एक इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया है आर्म स्ट्रगल के साथ में। पीओजेके में अभी नहीं है, पीओके के अंदर वो अभी, मगर थोड़े टाइम में अगर इनको दबाया गया, इनके साथ में ज्यादती तो जरूर होगी। पाकिस्तानी आर्मी की हैंडलिंग बहुत ही रफ है और बहुत ही गलत भी है। तो उनका जैसे लोगों को एलिमिनेट कर देना, वहां से हटा देना, लोगों की फैमिलीज का बिल्कुल ही पता ही नहीं चलना जो मर्द लोग हैं वो कहाँ गए। तो पाकिस्तान का कह दीजिए कि अब जो आर्मी का रवैया है वो एक चरम सीमा पे पहुंच चुका है, और आगे जास्ती बढ़ेगी ही, क्योंकि डिसकंटेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गया है। तो अभिषेक जी, आगे आने वाला समय पाकिस्तान के पूरे देश के लिए, जैसे मनोज साहब ने बताया, छिन्न होते हुए, थोड़े टुकड़े होते हुए दिख रहे हैं। हाँ, बीएलए पहले उसमें लीड करेगा, और हो सकता है कि जबरदस्ती लोगों को फोर्स किया जाए, जब इतनी मौतें या सर्वसाधारण की अगर उनको ऐसे रौंद दिया जाएगा, तो हो सकता है कि वो भी फोर्स हो जाए। और जहां तक आज वो सपोर्ट करते थे टेरर कैंप्स की, आज वही लोग इंफॉर्मेशन आईएसआई को नहीं दे रहे हैं। यहाँ की पुलिस पाकिस्तानी आर्मी के साथ कोलाइड करती थी, उन्होंने भी अपने रास्ते अलग कर दिए हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि घर में तो मेरे ही लोग मर रहे हैं, मेरे जान पहचान में ही लोग मर रहे हैं, मेरे ही रिश्तेदार मर रहे हैं। तो ये समझ में थोड़ा लेट आया, और इंडिया ने जब ऑपरेशन सिंदूर में इनके टेरर कैंप्स को हिट कर दिया, तो एक जो सेल्फ एश्योरेंस था, जो इस्लाम के नाम पे इनको गोली चूरन चट्टी चटा दी जाती थी, वो अब खत्म हो गई। उन्होंने ये भी देख लिया कि इंडिया इतनी ताकत बन चुका है कि अपने आप अंदर आकर के इनके घर के अंदर मार भी सकता है, और इन्हीं के लोग मरेंगे उसके अंदर। ठीक है दिनेश सर, जैसा आनंद स्वरूप सर ने कहा कि जैसा अभी खामेनेई को लेकर के भी बात कर रहे थे कि भारत में छूट है, लोकतंत्र इतना फल फूल रहा है, ये मैसेज अब पीओके तक तो पहुंचता ही है। जैसा सोशल मीडिया को लेकर के मनोज सर से मैंने पूछा कि सोशल मीडिया का दौर है, आप यहाँ अगर आज छींक भी रहे हैं तो पूरी दुनिया उसे सुन ले रही है, देख ले रही है। तो ये मैसेजेस जब वहाँ पहुँच रहे हैं, तो ये चीज़ें क्या उनको थोड़ा सा तकलीफ देते होंगे कि हमने वक्त बर्बाद कर दिया? अगर शायद हमने पहले कर लिया होता तो आज हमारी भी वही स्थिति होती जो आज हिंदुस्तान की स्थिति है, हिंदुस्तान में रहने वाले मुस्लिम भाइयों की स्थिति है, हिंदू भाइयों की स्थिति है, हर धर्म की जो स्थिति है, ये स्थिति हमारी भी होती। देखिए, ये कहना मेरे लिए मुश्किल होगा कि वो लोग क्या सोचते हैं, लेकिन इस चीज का जरूर इम्पैक्ट पड़ता है कि हमारी तरफ जो जम्मू एंड कश्मीर है उसके अंदर किस प्रकार से विकास हो रहा, किस प्रकार से शांति है, और किस प्रकार से हर व्यक्ति, हर धर्म के व्यक्ति को जो है अपनी आस्था खुले ढंग से वो कर सकता है। उसके बाद आप आंदोलन है, पीसफुल आंदोलन है, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आप देख लीजिए आज क्या हो रहा है जंतर मंतर के ऊपर, जब प्रधानमंत्री हमारे साहब के घर के सामने, तो दैट काइंड ऑफ ए फ्रीडम इज देयर। ये वाली फ्रीडम पाकिस्तान के अंदर या पीओजेके के अंदर इस समय नहीं है। यस, अब बातचीत चल रही थी कि अब पाकिस्तान की आर्मी क्या करेगी। देखिए साहब, 2-3 ऑप्शन हैं। एक तो ये है कि 23 जुलाई या उससे पहले जो है बातचीत करे और इनकी कुछ बेसिक मांगों को जो है ये इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करे। उससे पहले जो है आपको बातचीत का एक कंड्यूसिव माहौल बनाना पड़ेगा। आपने ये जो सीज करके रखा हुआ, आप वहां पर ये अपना सीज किए हुए इलाकों को खोलिए, वहां पे नॉर्मल सप्लाई को आने दीजिए, बातचीत करते हैं, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और आंदोलन खत्म हो सकता। दूसरा ऑप्शन है कि ये वहां पर बल प्रयोग करते हैं, आर्मी यूजेस फोर्स, तो कुछ दिनों के लिए ये आंदोलन दब जाएगा, लेकिन ये एक चिंगारी लग चुकी है, ये बहुत लंबे टाइम तक जाएगी। साथ ही साथ जो है इस बार की सबसे इम्पोर्टेंस ये है कि वर्ल्ड बॉडी का जो है ध्यान इस तरफ आकर्षित हुआ है।
जिस प्रकार से पीओजेके का जो डायस्पोरा है उन्होंने व्हाइट हाउस के सामने प्रदर्शन किया है, फिर उसके बाद यूनाइटेड किंगडम के हुआ है, दूसरा भारत की तरफ से भी जो है वर्ल्ड बॉडी के नोटिस में लाए गए हैं, फिर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन ने इसका संज्ञान लिया है। तो धीरे धीरे ये जो है वर्ल्ड बॉडी की नजर के अंदर आ रहा है। तो तीसरा ऑप्शन जो है इसके अंदर जो है कि आप जो है चाइना का जो है, चाइना भी चाहता है कि यहाँ पर बिल्कुल पीसफुल एटमॉस्फेयर बना रहे, क्योंकि उसके अपने कमर्शियल इंटरेस्ट हैं। अगर पीओजेके के अंदर किसी प्रकार का हंगामा, अनरेस्ट होता है तो उसके कमर्शियल इंटरेस्ट के ऊपर असर पड़ेगा। तो चाइना भी हो सकता है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को कहे कि भाई किसी तरह से इसको पीसफुली रिजॉल्व करो। बाकी अब देखते हैं कि 23 जुलाई के बाद क्या होता है, क्या नहीं होता है। लेकिन इस समय पाकिस्तान भी, मैं एक सैनिक होने के नाते मेरी ये असेसमेंट होगी कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो जिस प्रकार से बलूचिस्तान में बिजी है, केपीके के अंदर बिजी है और बाकी जगहों के ऊपर बिजी है, तो मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान लीडरशिप चाहेगा कि उसकी आर्मी को और ज्यादा स्ट्रेच किया जाए और वो पीओजेके के अंदर भी डिप्लॉयमेंट हो। इससे ये जो है आर्मी के ऊपर स्ट्रेन पड़ता है और भी कई इसकी रेमिफिकेशन हो सकती हैं। तो ये अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये आंदोलन किस दिशा में जाता है। जी बिल्कुल, लेकिन सवाल इसी चीज को लेकर के आता है कि फौज का डिप्लॉयमेंट अगर यहाँ नहीं करते हैं तो बलूचिस्तान में तो चुनौतियां मतलब बहुत ज़्यादा हैं, जबकि वहाँ आपकी फ़ौज लगी पड़ी है। उसके बावजूद बलूचिस्तान ने खुद को इंडिपेंडेंट कंट्री जो है वो घोषित कर दिया। अगर पीओके में नहीं आए तो एक तो वो जा ही रहा है, ये भी जाएगा। और पाकिस्तान अलग तरीके से सोचता है, दुनिया जिस तरीके से सोचती है उससे बिल्कुल उलट सोचता है। देखिए, एक चीज के लिए ना हमें बड़ा केयरफुली जो है इस समय बलूचिस्तान को या केपीके को पीओके के साथ नहीं, हमें इस समय एट द मोमेंट जो है इसको दोनों चीजों को एक नजरिए से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि पीओजेके के अंदर जो है लोग अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट और अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ाई कर रहे हैं। अगर लेकिन उनकी नहीं ये दिनेश सर, वहां से जो नारे लगे, तो मेरा ये मानना है, नारे लगे और भारत से डायरेक्ट इंटरवीन करने तक की मांग वहां से हो रही है कि भारत अब इंटरवीन करे, ये मांग उठ रही है। अरे ये तो देखिए अभिषेक जी, हम भी इसको फॉलो कर रहे हैं, आप हमसे ज्यादा फॉलो करते हैं। एक दो स्टेटमेंट आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर आप हमें राशन वगैरह नहीं देते हैं तो हम जो है भारत से ले लेंगे। लेकिन उनके किसी भी लीडर की ये स्टेटमेंट नहीं आई है कि हम भारत के साथ विलय करना चाहते हैं। वो आज भी कहते हैं कि हमारी जो बेसिक मांगे हैं, हमारे जो राजनीतिक अधिकार हैं वो हमें मिलने चाहिए। हमारा जो रिसोर्सेज के अंदर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा उसके अंदर हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए, हमें भी उसका पैसा मिलना चाहिए। उन्होंने अभी तक ये नहीं कहा। उन्होंने हाँ लेटर स्टेजेस के अंदर जिस समय इनके ऊपर गोलियां चलाई गई हैं, इनके ऊपर रेंजर्स ने गाड़ियां चढ़ा दी हैं, उसके बाद जो है उनकी तरफ से कुछ थोड़े से स्ट्रॉन्ग बयान आए हैं कि पाकिस्तानियों आप यहाँ से निकल जाओ, हम आजाद कश्मीर हैं। तो उन्होंने अभी तक किसी प्रकार की कोई स्टेटमेंट नहीं आई। इसके साथ लास्ट पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी का ये जो है बहुत नी जर्क और क्विक एक्शन था। उन्होंने जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है तब से अगर वो अपने पैरामिलिट्री फोर्सेस को या पुलिस को ये जिम्मेवारी देते कि इसको कंट्रोल कर लो तो शायद बात यहाँ तक नहीं पहुंची। लेकिन पाकिस्तान को एक प्रकार से जो है ये डर लगा रहता है कि पीओजेके के अंदर आंदोलन हुआ, हो सकता है साइमल्टेनियसली जो है भारत की तरफ से कोई हमला हो जाए, क्योंकि भारत की तरफ से लगातार ये स्टेटमेंट और ये बताया जाता था कि जम्मू एंड कश्मीर जो है हमारा अंग है, हमारा हिस्सा है। तो एक प्रकार से उनको ये थोड़ा डाउट हुआ होगा या शक पैदा हुआ होगा, तो उन्होंने अपनी फौज को इंडक्ट किया और बलपूर्वक जो है जो एट्रोसिटीज की हैं, फायरिंग की है। तो ये मेरा ख्याल है थोड़ा प्रीएम्प्टिव काइंड ऑफ रिएक्शन था पाकिस्तान आर्मी का। सुहेल काज़मी सर, क्या मतलब एजम्पशन है, हम लोग थोड़ा जल्दी अज्यूम कर ले रहे हैं?
या वाकई में देखिए कुछ टाइम तो लगेगा, लेकिन लोग समझ चुके हैं, वहाँ के लोग जब हमसे अलग हुए आज वो समझ चुके हैं, चाहे जो भी रीजंस हो, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, अब अपनी जंग खुद लड़नी है, ना पाकिस्तान के साथ जुड़ने से कुछ हुआ, ना जो खोया हमने हिंदुस्तान से अलग होके खोया, तो ये शेर उस पर फिट बैठता है। देखिए जंग ही एक इम्पोर्टेंट तरीकाकार है अपनी राइट्स को बनवाने का और अपने हकूक को पूरा करने का। और मैं समझता हूँ जिस पेस से मैं 2004 में वहां था, 2007 में भी देखा है मैंने, जिस तरीके से पेस ऑफ रिजेंटमेंट वहां बढ़ रही है, मैं समझता हूँ आने वाला जो मुकद्दर है उनका मौतें होंगी, लोगों की जानें जाएंगी। ये ईरान ने भी बता दिया कि हम अपनी सभ्यता को नहीं छोड़ेंगे, जिसकी तरफ सर ने इशारा किया। मैं बिल्कुल, देखिए आयतुल्ला खामनाई साहब के वहाँ पोस्टर्स लगे हैं और अता हसनैन साहब जो है इंडियन डेलीगेशन को लीड करके ईरान उनके फ्यूनरल में थे, और महबूबा मुफ्ती जो एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है जो सुन्नी है, वो एक शिया मुल्क में जाके वहाँ उस खराज अकीदत दे रही थी उनके लास्ट राइट्स पे। ये खूबसूरती है भारत की। हमारा दिल छोटा नहीं है, हमारा दिल बहुत बड़ा है, सोच बड़ी है, तभी तो यहाँ ना देवताओं का पता है कि करोड़ों देवते हैं, करोड़ों यहाँ मज़ाहिब हैं, कितनी ज़बानें हैं, कितनी, फिर भी मुल्क चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। आज काकरोच पार्टी जो मर्जी कर ले, कल फिर मुल्क चलेगा, कल फिर बातचीत होगी। और ये चीज़ें जो है एक जमहूरियत को मजबूत करती हैं, जो भारत में मजबूती से पनप रही है। और हिंदुस्तान को देख के पाकिस्तान जो है वो बौखला जाता है, और बौखलाहट के शिकार में ये सब चीजें होती हैं, और कहीं ना कहीं अपने आप को तबाह और तबाही की तरफ ले जाता है। सर ठीक है मनोज सर, क्या ये थोड़ा सा हम लोग जल्द अज्यूम कर ले रहे हैं या थोड़ा सा अभी और इंतजार करना चाहिए? क्योंकि अभी मांग जो पीओके से उठ रही है, हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि वो अपनी रोजमर्रा की चीजों के लिए उनका आंदोलन है। देखिए अभिषेक जी, पाकिस्तान के ओरिजिन के बाद से कभी भी सफल देश बन ही नहीं पाया, और उसमें देखिए ये सवाल बड़ा जटिल है, लेकिन अगर आप 47 से अगर उसको देख लीजिए तो भारत और पाकिस्तान दोनों की समान शुरुआत थी, लेकिन आज उसका जो आर्थिक पर्सपेक्टिव है या सामाजिक है या पॉलिटिकल है, उसमें काफ़ी पीछे चला गया है। उससे ज़्यादा बेटर पोजीशन में बांग्लादेश आपको दिख सकता है। तो मेरा ये मानना है कि जो वहाँ की जो राजनीतिक अस्थिरता रही है, और ख़ास करके जो वहाँ पे जो आर्मी का इंटरफेरेंस रहा है सबसे ज़्यादा, और आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब तख्ता पलट हुआ, एक तरीके से मिलिट्री कू की गई है, और शायद यही कारण है कि पाकिस्तान कभी एक देश बन नहीं पाया, और हमेशा जो आर्मी के द्वारा कंट्रोल्ड हुआ, और उसने हमेशा से उसके जो ग्रोथ थे उसमें सबसे ज़्यादा उनका कट एक तरीके से, जिस तरीके से उसका जो जीडीपी का है वो सबसे ज़्यादा आर्मी के ऊपर खर्च किया जाता है, और वो एक करप्शन का सबसे बड़ा कारण है। और जो दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो है, सबसे इम्पोर्टेंट है वहाँ का जो सबसे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, गुड गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है, करप्शन बहुत पीक पे है, और वहाँ का जो इंस्टीट्यूशन है वो बहुत ही जब सरकार ही नहीं होगी तो क्या गवर्नेंस और क्या गुड गवर्नेंस? सरकार ही वहाँ जब नहीं होगी तो फिर ये सारी चीज़ों की उम्मीद करना ही बेमानी है। चलिए सर, वक्त मेरे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल इतना ही, नमस्कार।